दोस्तों एक ऐसे वक्त में जब पेंटागन की तरफ से एक बार फिर से F-35 फाइटर जेट को भारत को पिच किया जा रहा है, तो भारत ने फ्रांस के सामने अपनी नई शर्तें रख दी है और साफ कर दिया है कि अगर इन शर्तों को नहीं माना गया तो फ्रांस के साथ डील मुश्किल है। भारत ने क्या सब डिमांड रखी है और क्या नई अपडेट राफेल डील को लेकर आई है, इनके बारे में आगे बात करेंगे। इसके अलावा एक बड़ा शिफ्ट तेल को लेकर सामने आया है, जहां पर रूस से तेल की खरीद को कम करके ओपेक देशों से भारत ने रिकॉर्ड स्तर पर तेल की खरीद बढ़ा दी है। इन डेटा के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं भारत फ्रांस की। दरअसल राफेल डील को लेकर डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने रास्ता साफ कर दिया है और इस डील को मंजूरी मिल गई है, लेकिन इसके साथ ही भारत ने फ्रांस के सामने कई डिमांड रखी है। भारत अब खरीदार नहीं पार्टनर बनकर बात कर रहा है। राफेल को लेकर जो नए अपडेट आए हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि भारत अब किसी भी तरह की आधी अधूरी शर्तों पर समझौता करने के मूड में नहीं है। भारत ने फ्रांस की कंपनी डेसॉल्ट को साफ शब्दों में बता दिया है कि अगर आगे और राफेल जेट चाहिए तो कुछ शर्तें ऐसी है जिन पर कोई बातचीत नहीं होगी, यानी या तो ये शर्तें माननी होगी या फिर डील आगे नहीं बढ़ेगी। यही वजह है कि इस डील को अब नॉन नेगोशिएबल डील कहा जा रहा है। सबसे पहली और सबसे अहम शर्त है सोर्स कोड और टेक्नोलॉजी कंट्रोल। आसान भाषा में समझे तो राफेल जेट एक उड़ने वाला कंप्यूटर है, उसके अंदर हजारों सॉफ्टवेयर लाइंस काम करती है। अब तक भारत को सिर्फ जेट उड़ाने और इस्तेमाल करने की अनुमति थी, लेकिन उसके दिमाग यानी सॉफ्टवेयर पर पूरा कंट्रोल नहीं था। भारत अब यही बदलना चाहता है। भारत की मांग है कि राफेल के सॉफ्टवेयर का ऐसा एक्सेस मिले जिससे भविष्य में भारत खुद अपने हिसाब से अपग्रेड कर सके। अगर कल को कोई नया रडार, नया इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या नई मिसाइल जोड़नी हो तो हर बार फ्रांस की तरफ देखने की जरूरत ना पड़े। यही वजह है कि भारत ने साफ कहा है सोर्स कोड एक्सेस डील ब्रेकर हो सकता है। दूसरी बड़ी शर्त है भारतीय हथियारों का इंटीग्रेशन। अभी तक ज्यादातर विदेशी लड़ाकू विमानों में वही हथियार चलते हैं जो उसी देश या उसके सहयोगी बनाते हैं। भारत अब इस सोच से बाहर निकल चुका है। भारत चाहता है कि राफेल जैसे आधुनिक फाइटर जेट में भारत की बनी मिसाइलें भी इस्तेमाल हो सके, चाहे वो ब्रह्मोस हो, अस्त्र मिसाइल हो, रुद्रम जैसी एंटी रेडिएशन मिसाइल हो या भविष्य के स्वदेशी हथियार। भारत चाहता है कि राफेल एक ओपन प्लेटफॉर्म बने, न कि बंद डिब्बा। इसका सीधा मतलब है कि युद्ध के समय भारत किसी विदेशी सप्लायर पर निर्भर ना रहे। तीसरी और सबसे दिलचस्प शर्त है इंटर ऑपरेबिलिटी। ये शब्द सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है, लेकिन मतलब बहुत सीधा है। भारतीय वायुसेना के पास सिर्फ राफेल ही नहीं, हमारे पास सुखोई 30, MiG-29, मिराज 2000 और आने वाले समय में और भी प्लेटफॉर्म होंगे। भारत चाहता है कि अगर युद्ध की स्थिति आए तो अलग अलग देशों के बने विमान आपस में बात कर सके, डेटा शेयर कर सके और एक नेटवर्क की तरह काम करे। ऐसा ना हो कि एक जेट को पता ही ना हो कि दूसरा जेट क्या देख रहा है। ये आधुनिक युद्ध का सबसे अहम हिस्सा है, जिसे नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कहा जाता है। इसके अलावा भारत ने लोकलाइजेशन को लेकर भी बहुत सख्त रुख अपनाया है। मांग ये है कि आने वाले राफेल जेट्स में इस्तेमाल होने वाले कम से कम 50 से 60% पार्ट्स भारत में ही बने हो। सिर्फ असेंबली नहीं, बल्कि स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल की सुविधाएं भी भारत में ही हो। इसका फायदा दो तरफ से होगा। पहला, संकट के समय भारत को बाहर से पार्ट्स मांगने की चिंता नहीं होगी। दूसरा, भारतीय इंडस्ट्री को हाई एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी में काम करने का मौका मिलेगा। यही आत्मनिर्भर भारत का असली मतलब है। इसी पूरे घटनाक्रम के बीच एक और दिलचस्प बात सामने आई है। अमेरिका ने एक बार फिर भारत को F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट का ऑफर देना शुरू कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका भारत को फुल सपोर्ट देने के लिए तैयार है, लेकिन भारत इस मामले में काफी सतर्क है, क्योंकि अमेरिका की शर्तें और पाबंदियां हमेशा बदलती रहती है। सबसे जरूरी बात यह है कि इन सब का तेजस मार्क 2 या एमका प्रोजेक्ट में कोई टकराव नहीं है। भारत ने साफ कर दिया है कि स्वदेशी फाइटर प्रोग्राम अपनी तय टाइमलाइन पर चलते रहेंगे। राफेल जैसी डील सिर्फ गैप भरने और क्षमता बढ़ाने के लिए है, न कि घरेलू प्रोजेक्ट को कमजोर करने के लिए। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, फ्रांस के साथ जो डील होगी उसके तहत 20 राफेल डायरेक्ट फ्रांस हमें देगा, जबकि बाकी के राफेल फाइटर जेट
भारत में बनेंगे। लेकिन इस पूरे इकोसिस्टम के बनने में और भारत को पहला मेक इन इंडिया राफेल मिलने में 2030-31 तक का समय लग जाएगा। लेकिन भारत की जिस तरह से स्क्वाड्रन संख्या कम हो रही है, ऐसे में भारत को राफेल से अलग भी कुछ फाइटर जेट तुरंत चाहिए होंगे। ऐसे में इस बात की संभावना अभी भी बनी हुई है कि भारत Su-57 और F-35 में से किसी फाइटर जेट को अपनी वायुसेना के लिए चुन ले। और यहाँ पर F-35 को बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि भारत को तुरंत फाइटर जेट चाहिए, और अगर भारत F-35 को लेकर मान जाता है तो अमेरिका 1-2 साल में ही तुरंत F-35 की डिलीवरी भारत को कर सकता है, और ये बहुत बड़ा एडवांटेज है अमेरिका का। लेकिन सबसे बड़ी समस्या अमेरिका की पाबंदी और अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी है। अब क्या भारत को राफेल के साथ F-35 को लेकर अमेरिका से बात करनी चाहिए और तुरंत F-35 को अपनी वायुसेना में शामिल करना चाहिए, या फिर हमें अमेरिका से F-35 की डील नहीं करनी चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। दूसरी तरफ दोस्तों, पिछले 2 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने रूस से सबसे कम कच्चा तेल खरीदा। वजह है पश्चिमी देशों की नई और सख्त पाबंदियां, जिनका सीधा असर भारत की रिफाइनरियों पर पड़ा है। डेटा के मुताबिक दिसंबर में भारत ने रूस से करीब 22% कम तेल खरीदा। नवंबर की तुलना में ये गिरावट काफी बड़ी मानी जा रही है। नतीजा ये हुआ कि रूस की हिस्सेदारी भारत के कुल तेल आयात में घटकर लगभग 27% रह गई, जो जनवरी 2023 के बाद सबसे कम स्तर है। अब सवाल उठता है, अगर रूस से तेल कमाया है तो भारत ने तेल कहां से लिया? इसका जवाब है ओपेक देश। दिसंबर में ओपेक की हिस्सेदारी बढ़कर 53% से ज्यादा पहुंच गई, जो पिछले 11 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। यानी भारत को मजबूरी में मिडिल ईस्ट, अमेरिका और साउथ अमेरिका की तरफ ज्यादा झुकना पड़ा। इस पूरे मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज की भूमिका भी काफी अहम रही। रिलायंस, जो रूस से तेल खरीदने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, उसने दिसंबर के आखिरी 10 दिनों में रूस से कच्चा तेल लेना लगभग बंद कर दिया। इसकी वजह थी सीधे तौर पर सैंक्शन से जुड़ी पेमेंट और शिपिंग समस्याएं। हालांकि सरकारी रिफाइनरियों ने रूस से तेल लेना पूरी तरह बंद नहीं किया। उन्होंने ऐसे सप्लायर से खरीद जारी रखी जो पश्चिमी पाबंदियों के दायरे में नहीं आते। यानी भारत ने बैलेंस बनाने की कोशिश की। इतना सब होने के बावजूद एक अहम बात यह है कि रूस अभी भी भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना हुआ है। दिसंबर में भी रूस नंबर 1 रहा और चालू वित्त वर्ष में भी वह टॉप पर है। इसके बाद इराक और सऊदी अरब आते हैं। एनर्जी एक्सपर्ट्स का कहना है कि जनवरी में रूस से तेल आयात फिर से 12 से 14 लाख बैरल प्रतिदिन के बीच रह सकता है। यानी ये गिरावट स्थायी बदलाव नहीं, बल्कि एक शॉर्ट टर्म डिसरप्शन है जो नियमों और सैंक्शन के कारण आया है। इसी बीच भारत सरकार अब रिफाइनरियों से हर हफ्ते ये जानकारी मांग रही है कि वह रूस और अमेरिका से कितना तेल खरीद रही है। साफ है कि सरकार इस पूरे मामले में कड़ी नजर रखे हुए है। बड़ी तस्वीर देखे तो भारत अभी भी अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सबसे ऊपर रख रहा है। रूस से दूरी बनाना फिलहाल रणनीति नहीं, बल्कि हालात की मजबूरी है। आने वाले महीनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत कैसे अमेरिका, ओपेक और रूस के बीच संतुलन बनाकर चलता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।